सो गाइस, थर्मोडायनेमिक्स में जितना हमारा हुआ है थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ सो दैट यू शुड नो कि हमने कहाँ पे छोड़ा था और हम कहाँ से पिकअप कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ पढ़वाया था जो ये बोलता था कि डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी चेंज किसके इक्वल होती है? हीट प्लस वर्क डन। बट देन आई टोल्ड यू कि व्हाट इज वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी। इसकी भी हमने डेरिवेशन करी थी कि वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी होता है। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मान लो आपका सिस्टम क्लोज कंटेनर में है, लेट अस अज्यूम दिस थिंग कि आप जो सिस्टम ले रहे हो गैस इन द सिलेंडर और व्हाट्सोएवर, अगर वो क्लोज्ड है तो ना तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर सकता है बिकॉज इट इज क्लोज्ड। तो डेल्टा यू द चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, अगर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो दैट मीन्स डेल्टा यू क्यू के इक्वल आ गया। दैट मीन्स अगर आपको फिजिकली अंडरस्टैंड करना है कि मैम इंटरनल एनर्जी है क्या, तो इंटरनल एनर्जी भी हीट ही है। इट इज द हीट विच इज आइदर गिवन टू द सिस्टम और गिवन बाय द सिस्टम। मतलब इस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर जो हीट आ रही है या जो जा रही है वही डेल्टा यू है, बट प्रोवाइडेड अगर ये सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि प्रैक्टिकली जितने भी हम सिस्टम कंसिडर करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो होते ही नहीं है। देयर आर वेरी रेयर सिस्टम जो क्लोज कंटेनर में होते हैं। तो डेल्टा यू इतनी यूजफुल फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि हम तो जो प्रैक्टिकली प्रोसेसेस कंसिडर करते हैं वो ओपन एयर में होते हैं। एंड व्हेन आई से कि वो ओपन एयर में होते हैं मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, क्योंकि एयर इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग अ प्रेशर ऑफ 1 atm। तो दैट मीन्स हमारे लिए एक इंटरेस्ट था कि हम क्यूपी निकालना चाहते थे। वी वर इंटरेस्टेड कि ओके हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू, बट वी वर इंटरेस्टेड कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज होगी वो क्या होगी। और हम क्यों चाहते थे कांस्टेंट प्रेशर पर निकालना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस कांस्टेंट प्रेशर पर ही होते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस हैपन इन ओपन मतलब एयर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है 1 atm। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाई थी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ऐसा फर्स्ट लॉ ने बोला था। तो यहाँ से मैंने तुम्हें बोला था डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, डेल्टा यू इज U2 माइनस U1, PV2, इसको दूसरी साइड ले जाओ, U2 माइनस U1 प्लस, अब इसमें मैंने तुम्हें बोला था कि 2 वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सचेंज होती है दैट इज U प्लस PV। नाउ व्हाट इज U प्लस PV? U प्लस PV को साइंटिस्ट ने एक न्यू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी का नाम दिया इंथैल्पी। उन्होंने कहा कि U प्लस PV इज समथिंग तभी वो फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, क्योंकि U बदल रहा है, V बदल रहा है, बट P नहीं बदल रहा। कैन यू सी U is changing from U2 to V is changing from V1 to, but what is not changing is, so that means ये एक्सप्रेशन जो है ये कौन सी हीट को डिनोट कर रहा है? कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर ये कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट कर रहा है, U प्लस PV को हमने H बोल दिया, तो 2 वाली 2 पे दिस इज H2, 1 पे दिस इज H1। So that means the heat exchanged at constant pressure is delta H, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया इंथैल्पी चेंज। देखो अंडरस्टैंड करो, ये कुछ और भी नाम रख सकते थे U प्लस PV का, उन्होंने कुछ भी नाम देना था। तो एक तरह से इंथैल्पी भी हीट ही है, इंथैल्पी भी हीट ही है, बट कौन सी हीट? विच इज एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तभी मैं बोलती हूँ कि कई बार न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ये नहीं आएगा कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, तुम्हें कई बार आएगा कैलकुलेट द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैलकुलेट करनी है तो दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट डेल्टा एच, यू नीड टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपको क्यू वी निकालना है दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा यू। है डेल्टा यू भी हीट,
है डेल्टा एच भी हीट बट एट डिफरेंट कंडीशंस। जो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सचेंज होती है यानी कि बंद कंटेनर में, उसको क्या बोला जाता है, डेल्टा यू, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी चेंज। नाम है, जैसे मेरा नाम दिव्या, तुम्हारा नाम, इसका नाम धैर्य, इट्स अ नेम, है वो हीट ही। भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने क्या बनाया, इंटरनल एनर्जी चेंज बनाया। भगवान ने एंथैल्पी चेंज बनाया, भगवान ने तो हीट बनाई थी, जिसको आप फील कर सकते हो टच करके कि हीट है, गर्म है तो हीट है, ठंडा है तो हीट नहीं है। उसी हीट को साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दे दिए कि जो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम बंद कंटेनर में एक्सचेंज होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सचेंज होगी, उसी हीट का नाम उन्होंने क्या रख दिया, इंटरनल एनर्जी चेंज। वो कोई और नाम रख देते तो हम वो याद कर लेते। सो डोंट like think internal energy is some new physical quantity, it's heat only, but to differentiate उन्होंने नाम अलग अलग रख दिया है कि जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सचेंज होगी उस हीट को क्या बोला जाएगा, डेल्टा एच, विच इज नोन एज इंथैल्पी चेंज, एंड जो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक्सचेंज होगी उसको क्या बोला जाएगा, डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू को क्या बोला जाता है, इट्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट्स इंटरनल एनर्जी चेंज। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कम ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। बहुत बार ऐसा होता है जब आपको डेल्टा यू गिवन होता है, डेल्टा एच निकालना होता है, या डेल्टा एच गिवन होता है तो डेल्टा यू निकालना होता है। तो ये रिलेशनशिप डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में वो हर बच्चा जो थर्मोडायनेमिक्स प्रिपेयर करके जा रहा है अपने एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली में आए, फाइनल्स में आए, टेस्ट में आए, उसको डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशनशिप डिराइव भी करना आना चाहिए, डेरिवेशन भी आती है और उसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो वंस अगेन मैं आपको, बिकॉज वी आर डूइंग इट आफ्टर अ लॉन्ग, तो मैंने रिलेशनशिप कैसे डिराइव करवाया था, अभी अभी हमने बोला कि एच क्या है, यू प्लस पी वी, तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। What we are doing is here we are deriving a relation between delta H and delta U। क्यों derive कर रहे हैं, क्योंकि ये interconnected है। कैसे interconnected है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो रिलेशनशिप है ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। मतलब अगर आपको डेल्टा यू गिवन और डेल्टा एच निकालना हो, आप कहोगे कि मैम पी भी तो दिया होना चाहिए क्वेश्चन में, डेल्टा वी भी तो दिया होना चाहिए, तभी मैं ये डेल्टा एच निकाल पाऊंगा। बट व्हाट इफ अगर आपको प्रेशर डेल्टा वी कुछ नहीं गिवन, आपको सिर्फ डेल्टा यू गिवन और डेल्टा एच निकालना है, तो मैंने तुम्हें एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डिराइव करवाया था। देखो कैसे, मैंने कहा था तुम्हें इसको ओपन कर लो। डेल्टा वी को कैसे ओपन करेंगे, V2 माइनस, एवरीवन लुक एट द बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने तुम्हें बोला था कि डेल्टा वी को कैसे ओपन करोगे, धैर्य, V2 माइनस, चेंज है ना, हाउ यू फाइंड चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। व्हाट इज PV, एनीबडी, व्हाट इज PV, कम ऑन, PV is equal to what, nRT। this is ideal gas equation that for any gas दुनिया की कोई भी गैस हो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, मतलब आइडियल होगी, तो रियल होगी तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बट एनी हाउ कंसिडरिंग इट आइडियल, तो मैं यहाँ पे PV की जगह nRT पुट कर देती हूँ। nRT पुट करूँगी तो PV2 की जगह N2RT पुट करूँगी, PV1 की जगह N1RT। अब मैंने तुम्हें बोला था कि दोनों में से RT अगर कॉमन आ गया तो N2 माइनस N1, फाइनली वी गॉट अ रिलेशनशिप डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब ये रिलेशनशिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन में डेल्टा U गिवन है और डेल्टा H निकालना है, R हमें हमेशा से पता होता है 8.314, कितनी बार मैंने बताया कि R इज़ अ गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगी तो हमें पता होगी। तो अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन, मान लो आपको क्वेश्चन आया है बेंजीन की कंबशन, आपने बेंजीन लिया, बेंजीन कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड, इसकी कंबशन करी, कंबशन करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, बैलेंस करी, कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और ये 15/2। डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, N2 माइनस N1। अगर आप जिस भी इक्वेशन के लिए डेल्टा H निकालना चाहते हो या डेल्टा U निकालना चाहते हो, उस इक्वेशन को आपको बनाना पड़ेगा। क्यों इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा
Ng. What is delta Ng? It is the change in the number of moles of gas. यानी कि जब आप किसी रिएक्शन के चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो आपने वही नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करने हैं जो गैस में हो. जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में दो चीज़ें बन रही हैं, बट N2 में आपने वही प्रोडक्ट लेना है जो गैस में होगा. लाइक CO2 इज इन द गैस स्टेट बट वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज इन द लिक्विड स्टेट. तो N2 की वैल्यू 6 लोगे. आप कहोगे क्यों मैम, N2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. अगर ये प्रोडक्ट है तो ये भी तो प्रोडक्ट है, बट एट द सेम टाइम यू सी हियर रिलेशनशिप कहता है कि जब आप डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U कर रहे हो प्लस डेल्टा Ng, यू हैव टू टेक द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ओनली. आप जब N2 माइनस N1 कर रहे हो, जब आप प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस कर रहे हो, तो आपको वही प्रोडक्ट और वही लिक्विड रिएक्टेंट कंसिडर करना है जो गैस में होना चाहिए, राइट. सो फॉर दिस इंस्टेंस जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, इसमें प्रोडक्ट आपके 6 + 3 9 नहीं होंगे बिकॉज दिस इज इन द लिक्विड. सिमिलरली जब आप रिएक्टेंट देख रहे हो तो बेंजीन की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है दैट इज लिक्विड. So you can't take this benzene का 1 mole, you will only take 15/2. तो यहाँ से माइनस करके आपके पास -3/2 आ जाएगा जो आप यहाँ पुट करोगे. आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए 8.314 जूल पर केल्विन पर टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो स्टैंडर्ड 298 ले लेना. डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू एक दी होगी, एक निकालनी होगी. और इसके हमने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी किए थे. सो द लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेयर वी लेफ्ट वर द न्यूमेरिकल्स ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. तो अगर आप आज मुझे एक्सपेक्ट ये करते हो कि मैम आई शुड स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, तो गाइज वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ सितंबर. अभी हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ऑर्गेनिक्स हाफ यानी कि 4.5 चैप्टर करे हैं. एंड यू नो वट, इन 12th 1 2 3 4 5 6 7 8th चैप्टर, 10 चैप्टर हैं. दिस इज़ अ पेस विद विच वी गो एवरी ईयर एवरी बैच. तुम्हारे इस साल के बैच में आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग. यू गाइज आर आइदर यू गाइज आर स्लो और आई एम बीइंग लीनियंट विद यू कि आपको एवरी टाइम आई टेक योर टेस्ट आई फील लाइक यार इनको ये टॉपिक नहीं आता, इनको पुराना टॉपिक नहीं आता. कल भी मैंने एक तरह से लेक्चर वेस्ट किया बाय डिस्कसिंग मोलारिटी. आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका जो पीछे वाला चैप्टर्स हो चुके हैं वो अच्छे से आएँ, बट दैट डजेंट मीन कि हम इतना लैग कर रहे हैं. अभी तक हमारा 5वां चैप्टर भी नहीं हुआ. फिर क्या होगा लास्ट में, जो बाकी चैप्टर्स हैं मुश्किल वाले, हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इक्विलिब्रियम, सो टफ. केमिकल इक्विलिब्रियम अलग है, आयनिक इक्विलिब्रियम अलग है. फिर उस पर हम फटाफट मैं ख़त्म करवा दूँगी. तो एक तो क्लास में इस मोटिव से आना छोड़ दो कि हाफ ईयरली होंगे नहीं होंगे. चैप्टर में मैं आपको सिलेबस करवा चुकी हूँ, इतनी बार टेस्ट भी ले चुकी हूँ. अब आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि अब खुशांगी डाउट पूछ रही है. कहाँ से डाउट पूछ रही है? ऑलरेडी जो असाइनमेंट मैंने भेज रखी है चैप्टर्स की, आपने उन चैप्टर्स की पुरानी जो मैंने असाइनमेंट दी हुई है वो आपने करनी नहीं. एवरी टाइम यू कम टू द ट्यूशन, मैम आज आप चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग करा दो, आप ऑर्गेनिक्स करवा दो. और अगर आज मैं थर्मोडाइनमिक्स करवाने लगी हूँ तो मैम स्टार्टिंग से करवा दो. डू यू थिंक इतना ईजी होगा कि मैं थर्मोडायनेमिक्स फिनिश करूँ, रिडॉक्स खत्म करूँ, बाकी चैप्टर्स की भी मेरे को हेडेक है. ऑलरेडी सितंबर इज गोइंग ऑन एंड आस्क, अभी आपको मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, पूछ लेना कितने चैप्टर्स हो गए हैं. 7 to 8 चैप्टर्स हो गए हैं उनके एंड टोटल सिलेबस इफ 10 चैप्टर्स. रिडॉक्स तो 2 दिन का काम है, लेकिन मैं रिडॉक्स अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मुझे है कि लेट थर्मोडायनेमिक्स फिनिश फर्स्ट. फिर मैं बीच में अगर आज मैं रिडॉक्स शुरू कराती तो 3rd 4th 5th 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो चैप्टर, बट फिर थर्मोडायनेमिक्स लटक जाएगा. तो अभी रिडॉक्स को थोड़ा साइड पे करके फोकस ऑन थर्मोडायनेमिक्स. लेट्स ट्राई टू फिनिश इट. अब मैं कहूँगी लेट्स डू द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक. वी हैव ऑलरेडी डन. आपको मैंने आई थिंक इसके न्यूमेरिकल्स भेजे भी थे, प्रैक्टिस फॉर प्रॉब्लम. आते हैं या नहीं आते, आपकी भी मोरल ड्यूटी बनती है कि गो होम एंड ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. यू कांट बी एक्सपेक्टिंग कि हर चीज़ स्पून फीडिंग होगी बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम. नहीं तो क्या होगा कि 11th का सिलेबस ही अगर मुश्किल से ख़त्म होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर तो हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे. एंड विदाउट रिवीजन इफ़ यू विल गो फॉर द एग्जाम, आपको पता ही है बाय द टाइम यू विल रीच नवंबर दिसंबर आपको याद रहेगा फर्स्ट सेकंड चैप्टर. उस टाइम पे आपको ज़्यादा नीड फील होगी कि मैम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाओ, सेकंड चैप्टर रिवाइज करवाओ. सो दैट इज़ द थिंग. प्लीज़ मुझसे आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा बिकॉज एवरी टाइम इफ आई विल कोऑपरेट विद यू तो देन विल नॉट एंड अप एनीवेयर.
एंड दिस इज़ रियली नॉट द वे आई टीच इन द क्लास. अब तक मेरे 5-6 चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं. सो एनीवे, मेरा मोटिव ये इतना बड़ा लेक्चर देने का ये था कि अब मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करवा रही थी कि हम इसका डेरिवेशन कर चुके हैं. क्या? अगर हो जाएगा तो कर दूंगी, नहीं तो लेट इट भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई डोंट गिव अ डैम. एसी चल रहा है? अभी तो किया. चल तो रहा है. नहीं अभी बंद किया, ठंड लग रही थी. तूने फ़ोन से बंद किया है? यार क्यों करते हो ऐसे काम? ठंड लग रही थी मैम. फिर आप ऐसे बिना परमिशन के तो नहीं कर सकते ना. आप भी लेक्चर दे रहे थे सबको. हाँ बोलो, क्या चाहिए, क्या डाउट है? हाँ. अगर हम पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. नो, दैट यू नेवर हैव टू डू, बिकॉज जब आप इस इक्वेशन को लिखते हो, आप अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H6, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंथैल्पी का मतलब ही ये होता है फॉर 1 मोल. मतलब आपको मैं दिखाती हूँ. नहीं, ये देखो, नहीं, फिर आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा. वही तो एक बार मेरा हो गया था ना. आप यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ो. जब आपको पढ़ाया जाएगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब भी हम किसी चीज़ की कंबशन की इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच कैलकुलेट करते हैं, तो उस सब्सटेंस को 1 मोल ही लेना है. अगर आपने बैलेंसिंग के चक्कर में इसको 2 ले लिया तो आपके N2 माइनस N1 डेल्टा Ng की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डेल्टा एच आएगा उसको इंथैल्पी ऑफ कंबशन मानना ही नहीं जाएगा, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन ही यही होती है, द इंथैल्पी और द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंबस्टेड. सो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. आप ना जगह चेंज कर लो, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ जो लॉट ऑफ स्वेटिंग होती है, मेरे से पढ़ाया नहीं जाता. आप चेंज करो. मैं नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिनको यहाँ पे हर जगह तो वो नहीं आती, आगे फर्स्ट बेंच पे बैठ लो. Now, after understanding, can we focus on the board now? Now, after understanding कि डेल्टा यू एक अलग चीज़ होती है, डेल्टा एच एक अलग चीज़ होती है. डेल्टा एच जिसको हम इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है. आप बोलोगे कि मैम इंथैल्पी डिफरेंट टाइप्स की क्यों होती है? इंथैल्पी तो इंथैल्पी है विच इज़ हीट, बट डिपेंडिंग अपॉन कि रिएक्शन में क्या हो रहा है. अगर रिएक्शन में किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है तो उस इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा. अब व्हाट डू यू मीन बाय इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? फर्स्ट इंथैल्पी से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. जब आपको ये बोला जाता है कि कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, आपको जब क्वेश्चन आता है कि आपको किसी सब्सटेंस के फॉर्मेशन की इंथैल्पी निकालनी है, तो मतलब उस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करनी है, तो एक तो वो सब्सटेंस प्रोडक्ट में आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, सो मिथेनॉल इज CH3OH. अब आपने इसको 1 मोल ही बनाना है. अगेन, अगर आप बैलेंसिंग करने के चक्कर में मिथेनॉल को 2 मोल्स बना देते हो, तो उस टाइम पे जो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू निकल के आएगी वो रॉन्ग मानी जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन इटसेल्फ सेज दैट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. यानी कि इस इक्वेशन को बनाने वक्त आप ये नहीं कर सकते कि मिथेनॉल बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो. रिएक्टेंट में कार्बन ही लेना है. आपने पहले स्प्लिट करके देखना है कि आपको क्या लग रहा है कि मिथेनॉल कौन कौन से एलिमेंट से बना होगा. डेफिनेटली एक कार्बन से बना होगा, एक हाइड्रोजन से बना होगा और एक ऑक्सीजन से. मे बी मिथेनॉल डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से बन गया हो, लेकिन उस टाइम पे जो हीट रिलीज होगी आप उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं मान सकते. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है द हीट रिलीज्ड व्हेन दैट सब्सटेंस 1 मोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. और जब तक आप इक्वेशन नहीं लिखोगे तब तक आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल ही नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिथेनॉल की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले एक तो आपको मिथेनॉल को प्रोडक्ट में लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिसकी फॉर्मेशन कर रहे हो वो प्रोडक्ट में फॉर्म्ड होगा, है ना. तो आफ्टर टेकिंग इट एट द प्रोडक्ट साइड आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं. जैसे उसमें आपको एक कार्बन दिख रहा है तो डेफिनेटली रिएक्टेंट वाली साइड एक कार्बन आ गया. ओके, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 3 और 1 4. अब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? H2. 4 बनाने के लिए ऑब्वियसली आप आगे 4 नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? 2, बिकॉज 2 2 ज़ा
4 और ऑक्सीजन एक ही चाहिए तो O2 का मैंने ले लिया हाफ। अब आपने करना क्या है, अब निकालने कैसे है वैल्यू, हैव अ लुक, इसके न्यूमेरिकल्स करवाती हूँ मैं अब। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी तो आपको क्लियर होंगे। ये तो हमें पता लग गया कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ द हीट चेंज और इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सिंबल क्या होता है, डेल्टा एच तो आपने लगाना ही लगाना है क्योंकि इंथैल्पी चेंज है, नीचे सबस्क्रिप्ट में आपने एफ लगाना होता है। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाले कैसे, इसके लिए ना एक हेस्लो आया। हेस्लो बीच में मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ नहीं आएगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम निकालें कैसे। हेस्लो ने बोला कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, आपने उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है। इट इज गोइंग टू बी द सेम वेदर दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इट टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। मैं आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो आपको ये इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालनी होती है कि जब कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में चेंज होता है तो कितनी हीट रिलीज होती है। सपोज यू वांट टू फाइंड द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब आप निकालना चाहते हो कि कितनी हीट रिलीज हुई होगी या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी जब ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हुआ होगा। तो अब इसका तो पहला तरीका तो ये है कि आप सच में ग्रेफाइट ले लो और उसको डायमंड में कन्वर्ट करते रहो जब तक वो डायमंड में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा। अब ये रिएक्शन को ही सालों लग जाते हैं, तो यानी कि डायरेक्टली तो इस रिएक्शन का आप एंथैल्पी चेंज निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज डायरेक्टली निकालने का तो मतलब है कि सच में कार्बन ग्रेफाइट लेके बैठे और जब तक वो कार्बन डायमंड में कन्वर्ट ना हो तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा। अब इसका दूसरा तरीका देखो, हेस्लो ने कहा कि आप कार्बन ग्रेफाइट को की कंबशन कर दो, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में लो, उसकी कंबशन कर लो। कंबशन करोगे तो बर्निंग इन O2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसकी एंथैल्पी नोट कर लो। फिर कार्बन डायमंड की फॉर्म में ले लो, उसकी कंबशन कर लो और उसकी एंथैल्पी नोट कर लो। अब अगर इन दोनों रिएक्शन को अगर मैं माइनस करूँ तो O2 से O2 कैंसिल, CO2 से CO2 कैंसिल, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी, कार्बन ग्रेफाइट माइनस कार्बन डायमंड इक्वल टू 0। और जब मैं दो रिएक्शन को माइनस कर रही हूँ तो मैं इनकी एंथैल्पीज को भी माइनस करूँगी, तो जो ये रिएक्शन बनी वो तो यही बन गई। अगर मैं कार्बन डायमंड इस साइड ले आऊँ दैट मीन्स कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में चेंज करने के लिए कितनी हीट लगेगी, 10। दैट इज व्हाट इज हेस्लो। हेस्लो ने कहा कि अगर आप कोई रिएक्शन एक स्टेप में नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि कोई रिएक्शन है वो जो एक स्टेप में नहीं हो सकती, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेप्स में होने के बाद प्लस माइनस करने के बाद अगर वो वही रिएक्शन बन जाएगी तो जो एंथैल्पी में चेंज आएगा वो एंथैल्पी उस रिएक्शन की मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी थी, जो कि हम एक स्टेप में नहीं कर सकते बिकॉज ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना ही फिजिबल नहीं है, तो उसने कहा कि आप क्या करो, एक दो अलग अलग रिएक्शंस की एंथैल्पी नोट कर लो। जैसे मैंने ग्रेफाइट को बर्निंग करके उसकी एंथैल्पी नोट कर ली, डायमंड की कंबशन करके उसकी एंथैल्पी नोट कर ली। फिर जब मैंने दोनों रिएक्शंस को माइनस करा तो माइनस करने के बाद O2 कैंसिल हो गया, CO2 कैंसिल हो गया, तो रिएक्शन तो यही बन गई, ग्रेफाइट चेंजिंग टू डायमंड। तो जो एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट करके आई वो इसी रिएक्शन की मानी जाएगी और वही हमने निकालनी थी। तो जरा रीड करो, हेस्लो ने यही बोला, द टोटल एंथैल्पी change is the same whether that reaction takes place in one step or in a number of steps। और ये हेस्लो हमें बहुत हेल्पफुल होगा while solving the numericals। जब हम डिफरेंट काइंड ऑफ एंथैल्पीज कैलकुलेट करने लगेंगे तो ये हेस्लो हम अप्लाई करके ही करेंगे। लेट्स हैव अ लुक। मैं आपको पहला न्यूमेरिकल दिखाती हूँ तो आपको और भी समझ आएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन है
कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। आपको किसकी इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है? फॉर्मेशन ऑफ इथेन। और आपको कुछ डेटा गिवन है, इस डेटा को बाद में देखेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इथेन की फॉर्मेशन की इंथैल्पी निकालनी है, इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, तो वो प्रोडक्ट साइड आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जिसकी आपको फॉर्मेशन करनी होती है मतलब वो प्रोडक्ट में बन रहा है। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H, जितने कार्बन होते हैं डबल से 2 ज़्यादा। अब मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर आप जिस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर रहे हो, इट हैज़ टू बी फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, यानी कि C2H6 में मुझे एक कार्बन दिख रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन 2 दिख रहे हैं और हाइड्रोजन मेरे को 3 लेने पड़ेंगे। अगर मुझे C2H6 की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, मतलब मेरी डिज़ायर्ड इक्वेशन है, सबसे पहले तो आपको डिज़ायर्ड इक्वेशन बनानी होगी, क्योंकि आप जिस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, अगर आप उसकी रिएक्शन ही लिखने में अनसक्सेसफुल हो गए तो आपकी सारी गेम ओवर। अगर आप रिएक्शन लिखने में सक्सेसफुल हो गए, अब आपने देखना है कि मेरे को जो डेटा गिवन है उस डेटा में मैं कैसे उसको प्लस माइनस करूं कि अल्टीमेटली वो यही इक्वेशन बन जाए, क्योंकि एस्लो ने यही बोला था कि इफ अ रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर वो रिएक्शन सेम बन रही है तो इंथैल्पी चेंज सेम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे जो मेरी डिज़ायर्ड इक्वेशन है, यानी कि जिस इक्वेशन में मेरी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो रही है, उसमें कार्बन कितने हैं? और जो पहली इक्वेशन जिसका मेरे को इंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है उसमें एक ही कार्बन है, बट मुझे कितने कार्बन चाहिए? तो सबसे पहले क्या करो कि जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। आपको जो ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। व्हाई आई एम डूइंग दिस? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, कार्बन के आगे 2 आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के आगे भी 2 आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के भी आगे 2 आएगा। पूरी इक्वेशन की जो 393.5 इंथैल्पी गिवन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 and 2 9 18, 787। ऐसा करने से मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि जो मेरी डिज़ायर्ड इक्वेशन थी उसमें 2 कार्बन मुझे चाहिए थे, और कहीं ना कहीं जो मुझे डेटा गिवन था उसमें कितने कार्बन आ गए? 2। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे को डिज़ायर्ड इक्वेशन में H2 कितने चाहिए? H2 कितने चाहिए? 3। लेकिन जो मेरे को सेकंड इक्वेशन दे रखी है उसमें H2 एक है, पर मुझे कितने चाहिए? हाँ एग्जैक्टली। अब मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 3H2 प्लस 3/2 O2, 3H2O, और डेल्टा H की वैल्यू जो उन्होंने दे रखी है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच विल कम आउट टू बी -857.4। अब मैंने देखा कि डिज़ायर्ड इक्वेशन में 2 कार्बन और 3H2 के बीच में क्या हो रही है? पार्थ गेट आउट। क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो ये जो 2 इक्वेशन आई इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2 कार्बन प्लस 3H2, O2 भी ऐड होंगे। O2 कितने हो जाएंगे? 7/2, 2CO2 प्लस 3H2O, और दोनों की डेल्टा H की वैल्यू ऐड होंगी, मतलब एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस होगा और आंसर अब डिज़ायर्ड इक्वेशन मुझे C2H6 प्रोडक्ट में चाहिए, लेकिन जो मेरी थर्ड इक्वेशन है उसमें C2H6 किसमें दिया हुआ है? रिएक्टेंट में। तो अब जो मेरी इक्वेशन है उसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। जो आपने ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया है, ऐड करने के बाद थर्ड इक्वेशन को माइनस करो, C6H6 प्लस 7/2 O2, 2CO2 प्लस 3H2। जो मेरी थर्ड इक्वेशन थी उसको माइनस करने का ख्याल मुझे क्यों आया? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में C6H6 बेंजीन लेफ्ट हैंड साइड पे है, सॉरी C6H6 नहीं, C2H6 इथेन, और मेरी डिज़ायर्ड इक्वेशन में मुझे C2H6 प्रोडक्ट साइड में चाहिए। तो अब जैसे आप माइनस करोगे, देखो मैजिक होगा, जैसे आप माइनस करोगे बाकी सारी चीज़ें, O2 कैंसिल, CO2 कैंसिल, वाटर कैंसिल, अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी।
यहाँ से जब मैं माइनस कर रही हूँ तो डेल्टा एच की वैल्यू जो भी आ रही है प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव में। अब ये जो इंथैल्पी है ये किसकी बन गई? 2 कार्बन प्लस 3H2, ये उस साइड चला जाएगा। और यही तो इक्वेशन की मुझे चाहिए थी इंथैल्पी। 2 कार्बन प्लस 3H2 गिव्स C2H6। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हेस्लो। यही तो हेस्लो का कमाल है कि मेरे को डायरेक्टली अगर इथेन की इंथैल्पी और फॉर्मेशन निकालनी है तो या तो मैं सच में इंथैल्पी इथेन बनाने लग जाऊँ, कार्बन लूँ, ऑक्सीजन लूँ, और जब तक कार्बन लूँ, हाइड्रोजन लूँ और सच में इथेन बनाऊँ और चेक करूँ कि कितनी हीट निकल रही है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। उसके बेटर वे ये है कि मैं कार्बन की कंबशन कर सकती हूँ, बिकॉज कार्बन की कंबशन करना ईजी है। हाइड्रोजन की कंबशन करना भी क्या है? ईजी। और इथेन जो मुझे बनाना है उसकी कंबशन करना भी ईजी है। तो उसका डेटा हमारे पास ऑलरेडी है। हमें ये देखना है कि इफ़ डेटा को यूज़ करके हम जिस इक्वेशन की इंथैल्पी निकालना चाहते हैं उसकी इंथैल्पी कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, पहले आपको उसकी डिजायर्ड इक्वेशन बनानी है ताकि आपको ये पता लगे कि प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, रिएक्टेंट में क्या आ रहा है, और फिर हम कैसे जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको यूज़ करके इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में C2H6 इथेन की फॉर्मेशन करनी थी तो पहले मैंने इथेन का फॉर्मूला प्रोडक्ट साइड लिखा, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन मेरे को 3 लेने हैं। फिर इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करती रही। पहला ऑपरेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन पे 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे साफ दिख रहा था कि फर्स्ट इक्वेशन में एक ही कार्बन है, बट मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में मुझे कितने कार्बन चाहिए? 2। तो द मोमेंट मैंने ये ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, पूरी इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, डेल्टा एच की वैल्यू से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में H2 मुझे 3 चाहिए, लेकिन सेकंड इक्वेशन में H2 कितने दे रखे हैं? 1। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि H2 के आगे भी 3 आ जाए और आगे भी 3 3 3 होता गया। दोनों को ऐड करने का आइडिया मुझे क्यों आया? क्योंकि मेरे डिजायर्ड इक्वेशन में 2 कार्बन और 3H2 कंबाइन हो रहे थे। हाउ दे वर कंबाइनिंग? दे वर एडिंग। तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ऑब्वियसली जब मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, नॉट ओनली 2 कार्बन और 3H2 ऐड हुए, O2 भी ऐड हुए, CO2 भी ऐड हुआ, H2O भी ऐड हुए। फाइनली मेरे को क्या लगा कि मेरी डिजायर्ड इक्वेशन में C2H6 प्रोडक्ट साइड आना चाहिए, लेकिन जो मेरी थर्ड इक्वेशन है उसमें C2H6 कौन सी साइड दिया हुआ है? रिएक्टेंट साइड। तो उसको प्रोडक्ट साइड पे भेजने का तरीका ये था कि C2H6 वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, थर्ड इक्वेशन को माइनस कर दो। एक तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, O2 हमें नहीं चाहिए, CO2 हमें नहीं चाहिए, H2 हमें नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो गया। और C2H6 माइनस होने का मतलब है ये उस साइड चला जाएगा। तो दैट मीन्स जो प्लस माइनस करके फाइनली हमारी इंथैल्पी निकली वो इसी रिएक्शन की निकली जो कि मेरे को निकालनी थी। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ हेस लॉ, जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं फ्रॉम द थर्मोडाइनमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ जाते हैं, हेस लॉ। तो यहाँ से हमारे पास 2 कार्बन प्लस 3H2 गिव्स C2H6 की जो इंथैल्पी आई है, दैट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन विच इज प्लस 1490 किलो जूल, एंड दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। अब अगर आपको समझ आया है तो अगला न्यूमेरिकल आप खुद ट्राई करोगे। अब आपको फॉर्मेशन करनी है CH3OH की, तो CH3OH की डिजायर्ड इक्वेशन बनाओगे। बताओगे क्या बनेगी डिजायर्ड इक्वेशन? हाँ जी बताओगे। अब मुझे किसकी फॉर्मेशन करनी है? सारे बोर्ड पे देखो। हाँ यस आकाश, किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है? तो CH3OH प्रोडक्ट साइड आएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? CH3OH किससे बन रहा है? एक कार्बन से, H2 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि टोटल 4 है, ऑक्सीजन एक ही चाहिए, हाफ। तो ये डिजायर्ड इक्वेशन बनानी बताओ कितनी मुश्किल है?
इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। आपने सिंपल देखा कि मुझे क्वेश्चन में CH3OH की फॉर्मेशन करनी है, तो CH3OH मैंने प्रोडक्ट साइड लिख दिया। जैसे ही मैंने उसको प्रोडक्ट साइड लिखा तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि कार्बन मुझे एक चाहिए, है ना, लेकिन हाइड्रोजन मुझे 2 लेने पड़ेंगे बिकॉज टोटल 3 + 1 4 है इधर, और ऑक्सीजन इधर एक ही है, तो मैंने हाफ ऑक्सीजन ले लिया। अब इस इक्वेशन तक बनाने के लिए मुझे 3 इक्वेशन दे रखी थी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन में से मुझे कार्बन सेकंड इक्वेशन दे रहा है, क्योंकि मेरे इस इक्वेशन के लिए मुझे एक कार्बन चाहिए और सेकंड इक्वेशन में एक ही कार्बन है, तो सेकंड इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पिछले इक्वेशन में तो मैंने कार्बन वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि मेरे डिज़ायर्ड इक्वेशन में कार्बन कितने चाहिए थे, 2। बट इसमें क्लियरली दिख रहा है कि मुझे एक ही कार्बन चाहिए, और सेकेंड इक्वेशन में जो मुझे कार्बन एक ही दिया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करो ही ना, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ हमारी चल जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारी एज इट इज़ क्यों चल जाएगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में एक ही कार्बन है और हमें भी एक ही कार्बन चाहिए, पर हमें H2 कितने चाहिए थे, 2। थर्ड इक्वेशन में H2 कितने हैं, 1। तो हम थर्ड इक्वेशन को डेफिनेटली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें H2 2 चाहिए, पर थर्ड इक्वेशन में H2 कितने हैं, क्वाइट लॉजिकल कि मुझे 2 चाहिए, इधर कितने हैं, तो थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। वही मैंने किया कि सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो या करो ही मत, और थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे ही थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे H2 के आगे 2 आ गया। फिर मेरी डिज़ायर्ड इक्वेशन में कार्बन और 2H2 ऐड हो रहे थे, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जैसे ही आप कार्बन और 2H2 को ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली O2 भी ऐड हो जाएंगे, गिव CO2 + 2H2। साथ साथ डेल्टा H की वैल्यूज़ के ऊपर भी वही ऑपरेशन लगाना है। जैसे सेकंड इक्वेशन की आप डेल्टा H की वैल्यू एज इट इज़ लिखोगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट थर्ड इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो थर्ड इक्वेशन की डेल्टा H की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था, तो दोनों की डेल्टा H वैल्यू भी ऐड होगी। अब लास्ट में तुमने देखा कि CH3OH आपको कौन सी साइड चाहिए, प्रोडक्ट साइड, बट फर्स्ट इक्वेशन में CH3OH कहाँ दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड। हमें चाहिए प्रोडक्ट साइड, बट हमें कहाँ दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड। तो हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन जिसमें CH3OH है उसको माइनस करेंगे तो और बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। वी विल बी लेफ्ट विथ कार्बन + 2H2 + हाफ O2 माइनस CH3OH गिव 0। CH3OH उधर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी वो इसी इक्वेशन की आएगी जिस इक्वेशन की हमें फाइंड आउट करनी थी। हमें इसी इक्वेशन की एंथैल्पी फाइंड आउट करनी थी ना, मिथेनॉल की। देखो आपने यही इक्वेशन तो बनाई थी ऊपर। थोड़ा सा हेस्लो पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो पहले लिख लो थोड़ा सा, तभी समझ आएगा। पहले हेडिंग डालो, हेड इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो ओवरफ्लो करेगा। अगर एक न्यूमेरिकल दे दूँ करके दिखा दो, फिर लिखो लिखो, सबका इतना लेवल नहीं होता, फिर लिखो। मुझे पता है मुकद वाले नहीं सुन रहे, तो इनको क्या लग रहा है कि मैं रिपीट कराऊंगी। मेरी तरफ से थर्मोडायनेमिक्स डन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज पढ़ लो, फिर जब तुमने यूट्यूब से ही पढ़ना है फिर ट्यूशन पे पैसे क्यों दे रही? तो मेरे भी तो फ्री ही पढ़े हैं, पढ़ लो। लिखो डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। रोते हैं बच्चे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम चैप्टर्स का नाम सुन के। अभी तो क्या है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो हाथी की पूंछ भी नहीं हुई, पूरा हाथी पड़ा है। प्लस फिजिक्स का टॉपिक इक्विलिब्रियम। रोदने निकलते हैं बच्चों के। हेस्लो, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसका 1 क्यों नहीं लिखा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हमारे लिए भी इजी हो जाता। हेस्लो लिखो जरा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखो।
It is defined as प्लीज़ मेक नोट्स एंड अटेंड लेक्चर्स डेली। घर जाके पढ़ो ना पढ़ो, अगर आपके स्कूल में नहीं आ रहा, बट अटेंड योर लेक्चर्स रेगुलरली, मेक नोट्स, ताकि जब आपके पेपर ख़त्म हो जाए आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैम थर्मोडायनेमिक्स दोबारा कराओ। मेरी तरफ से इट इज़ गोइंग टू बी डन फॉर वंस एंड ऑल। इट इज़ डिफाइंड एज द हीट चेंज, इट इज़ डिफाइंड एज द हीट चेंज और इंथैल्पी चेंज। नैतिक क्यों नहीं आया? बाढ़ आ गया आज फिर। रोज ही बच्चे छुट्टी पे, अब तो बारिशें पड़ भी नहीं रही। कौन सी गली? नहीं वो तो फिर देखो थोड़ा थोड़ा तो कई सड़कों में। वही कह रही हूँ, जहाँ आ रही है वो बच्चे मत आए, बाकी तो आते हैं। It is defined as the heat change or enthalpy change when 1 mole, this is very important, आपको 1 मोल ही बनाना है। बैलेंसिंग के चक्कर में अगर आपने प्रोडक्ट साइड 2 मोल्स बना के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, द होल क्वेश्चन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बिकॉज आपने उसकी डेफिनेशन को ही डिसोबे कर दिया। ऐसे तो 4 मोल्स, फिर कोई 4 मोल्स की इंथैल्पी निकाल लेगा, बट इंथैल्पी उसी को ही माना जाता है when 1 mole of the substance is formed from its elements in its standard state. It is denoted by delta HF. उसके बाद हीट लॉ, हेस लॉ की स्टेटमेंट लिखो। After writing enthalpy of formation, give the heading Hess law and put very important राइट डाउन हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है? द टोटल इंथैल्पी चेंज इज द सेम, द टोटल इंथैल्पी चेंज इज द सेम। वैसे रोते रहना है, थर्मोडायनेमिक्स करा दो। अब जब करा रही हो तो यू नॉट इवन राइटिंग। मैं नहीं भेज रही। अब मेरे कहने में नहीं भेज। आपको लगता है कि घर में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप पहले जाओगे और वो लिखोगे? रात को 10 बजे स्टार्ट होता हूँ, 2 बजे सोता हूँ, तो उस टाइम पढ़ रहा होता हूँ। तो फिर वो अलग चीज़ पढ़ो ना, जो ट्यूशन में पढ़ाना है वही घर जाके करना, फिर फ़ायदा क्या? डबल, सिंगल तो हो नहीं रही। The total enthalpy change is the same whether reaction takes place in one step or a number of steps. That is enthalpy of change does not depend upon the path, but it depends. ये भी क्वेश्चन आता है, explain delta H is path is state function and not path function. किसका? क्यों? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत स्टोरेज तो मैंने डिलीट ही कर देना। द मोमेंट आई अपलोड इट ऑन यूट्यूब आई जस्ट क्लियर इट फ्रॉम द फोन। इंटरनल स्टोरेज खाली कर देती हूँ यूट्यूब पे अपलोड करके। यूट्यूब अगर मैं इसमें संभालने लग जूँगी डायरेक्ट 4 वीडियोस के बाद 5वें वीडियो इसमें अपलोड ही नहीं होगी, तो मेरे को क्लियर करनी ही पड़ेगी। कितनी स्टोरेज है इसकी ज़्यादा नहीं होएगी, बहुत कम होगी, 256 होएगी, आई थिंक 256 होएगी। 256 128 की डबल। नहीं टेक्निकल है, इतना तो पता ही है। ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ बट डिपेंड। इसके बाद ये न्यूमेरिकल नोट करो, प्लीज नोट दिस न्यूमेरिकल। S23 है ना, S23 है ना? कौन सा? नहीं A सीरीज नहीं, S सीरीज है। ये तो मुझे पता भी नहीं है, बट सीरीज नहीं है। S सीरीज है। चलो बात करें। A सीरीज कब होती है?
ये डिज़ायर्ड इक्वेशन आप सोल्यूशन में लिखोगे। पहले क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक है, सोल्यूशन में हम डिज़ायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि डिज़ायर्ड इक्वेशन में क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, वो हमें खुद बनानी है। इट्स अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में आपको सिर्फ डेटा गिवन होगा, ये 3 इक्वेशंस गिवन होंगी, डिज़ायर्ड इक्वेशन आपने खुद बनानी है। तो स्पेस नहीं है ना, तो मैंने क्वेश्चन के बीच में डाल दी। देखो मैम, देखते ही कुछ आ गया था, S23 है। S23 गूगल पे सर्च करा कितने का S23? 34 कितने का गया था? 17। तभी कह रही हूँ, A15 है। हाँ तभी कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए थी, तो आई डिडंट इन्वेस्ट ऑन दिस। मेरे अपने कंपल्सरी कोड में 13 का लिए। हाँ भाई, क्या करना है। A15 पड़ना है। आगे रहेगा तो कोई कॉल करना दिव्यांश के घर, नॉट राइटिंग नोट्स। आप घर बताना अपने, दिव्यांश के घर फ़ोन करो कि क्लास में नोट्स नहीं बना रहा था, चेक करने पे बोल रहा है कॉपी नहीं है, व्हाट एक्शन शुड वी टेक, कर दो कॉल। कॉपी नमन पत्र के बाद कर ली वो आया ही नहीं आज, उसके बाद कॉपी है। तो फिर कांट यू बोरो अ पेज और यू नो समथिंग एल्स। मैम मैंने फोटो खींच लिया। प्लीज़ इसको बंद कर। कल मैं